सभी साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में एकदम बिंदास होंगे। तो आप कहीं से भी हमारी इंडिया कोने से वीडियो देख रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, हमारा मोटिवेशन बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जितनी आपके रिलेशन में है, भाई बहन बंधु, जितने भी आपकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, और आप आईटीआई से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न रहने वाले हैं इस सीरीज में, जो सेकंड के छात्र हैं, तो उनके लिए हम 5 सीरीज का इसमें सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो सभी बच्चे बने रहिए हमारी वीडियो पे। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न निकल के आता है हमारा, ट्रांजिस्टर रहने वाला है हमारा चैप्टर। तो उसमें पहला प्रश्न है कि दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है भाई। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये कह रहा है कि जो ऑसिलेटर होता है उसमें सर्किट होती है, उसमें आवृत्ति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। प्रश्न भी बहुत अच्छा है, प्यारा है। तो पहला ऑप्शन है एफ आर बराबर 1/2 पाई एल सी, और दूसरा ऑप्शन है हमारा एफ आर बराबर 1/√2 पाई एल सी, और तीसरा रहने वाला है एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, और चौथा ऑप्शन रहने वाला है 1/LC अंडर रूट 2 पाई। तो क्या ऑप्शन रहने वाला है, चारों में से बेटा कमेंट करेंगे। हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है सी, क्योंकि आवर्ती का जो गणना करने के लिए हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ती हैं। हाँ, प्रश्न है दूसरा, क्या सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए, देखो सिलिकॉन होता है हमारा कृत में अर्धचालक में। हमारे जो चालक 3 प्रकार के होते हैं यहाँ के, अर्धचालक, कुचालक और चालक। ये 3 प्रकार के होती हैं, जिसमें से एक प्रकार पूछा गया है कि उसमें संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी होती है भाई। देखो आपकी जितनी भी अर्धचालक होती हैं उपकरण, उनमें वोल्टेज की आवश्यकता कम होती है। एक तो ये बात डेफिनेट सॉल्व कर लो आप। ठीक है ना। तो प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता कितनी होगी, कितनी इतनी वोल्टेज है जिससे हम यूज कर सकते हैं अपन, और किसमें, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में। तो पहला ऑप्शन है 0.2 से 0.3 वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है 0.4 वोल्ट से 0.5 वोल्टेज, और तीसरा ऑप्शन है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्टेज, और चौथा ऑप्शन है हमारा 0.8 से 0.9 वोल्टेज। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार पे, तो आपको भी थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ के आंसर देना है। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाए बेटा, राइट आंसर हो जाएगा सी। हमारा इसमें जो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की संचालन के लिए जो एमीटर के जंक्शन के लिए जो वोल्टेज निर्धारित की जाती है वो 0.6 से 0.7 तक वोल्टेज को निर्गत किया जाता है और आवश्यकता पड़ती है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 3, प्रबंधन के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए, प्रबंधन के लिए और ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अवनीति की आवश्यकता होती है। देखो कितना प्यारा है। देखो आप लैंग्वेज को जब तक पकड़ोगे नहीं, जब तक प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, तो आप उसका सटीक तरीके से आंसर नहीं दे सकते। तो पहले तो प्रश्न की लैंग्वेज पकड़नी। प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई, प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन और ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अवनीति की आवश्यकता होती है। अवनीति मतलब उसके प्रति नीति अपना रहे हैं कि इसके प्रति नीति क्या अपनाएंगे हम। तो प्रश्न क्या क्या रहा है अब देखेंगे ऑप्शन में कि बेस, ग्राउंड, एमीटर और कलेक्टर पॉजिटिव। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा ऑप्शन सॉरी, बेस नेगेटिव, एमीटर पॉजिटिव और कलेक्टर नेगेटिव। ट्रांजिस्टर में 3 ही होते हैं। मैंने आपको बता दूं बेटा, जो ट्रांजिस्टर का एक सिंबल निकालता हूं तो उसमें आपको बताना है कि कलेक्टर कौन सा होता है, एमीटर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। ठीक है।
तो तीन हमारी पिन दे रखी हैं, इन तीनों पिन में से आपको बताना है जी हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर। तो इन तीनों पिन का नाम बताना है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है। तो तीनों के नाम भी लिख दूं मैं आपको, कलेक्टर सी, ठीक है ना, और बी से बेसिक बी, और हमारी क्या रही, एमीटर। मैंने सिम प्रतीक लिख दिए तीनों, इन तीनों को इसमें बैठाना है कि सी कहां पर आएगी, कलेक्टर कहां पर आएगा, बेस कहां पर आएगा, एमीटर कहां पर आएगा। तो ये कमेंट करके आपको बताना है। जो बच्चा पढ़ता होगा ईमानदारी से वो इसका आंसर दे सकता है सटीक तरीके से, ठीक है। तो मैंने तीनों चीज लिख दी हैं, तीनों चीज आपको बतानी है कि पिन में कौन सा क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या रहने वाला है। तो आप कमेंट करके बताएंगे बेटा इसमें क्या रहने वाला है। तो हम पढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन है हमारा बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। ओके, अब चौथा ऑप्शन कि बेस पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव और कलेक्टर नेगेटिव। तो बेटा चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, राइट आंसर कौन सा होने वाला सटीक तरीके से देंगे बेटा। तो ऑप्शन समझो, प्रश्न समझो, फिर उसके बाद क्या करो, पुट अप करो, उसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो तीसरे हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा बेटा, बेस और पॉजिटिव, एमीटर नेगेटिव, कलेक्टर क्या आता है, पॉजिटिव। बहुत ही प्यारा प्रश्न था, बहुत मोस्ट प्रश्न था बेटा, इसको ध्यान में रखना बेटा। कई बार पूछा जाता है प्रश्न, तो प्रश्न की लैंग्वेज पढ़नी है, उसके बाद आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखो, अब पढ़ते हैं हम कि ट्रांजिस्टर के बेस में, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अच्छे से पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर के बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। देखो बेटा हमारा C1 कहां पर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, हाँ ये C2, ये हमारा क्या पर हो सकता है यार, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर। तो आप PDF वगैरह हो तो उसमें थोड़ा सा देख सकती हैं कि मतलब C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, ये कह रहा है प्रश्न, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें दो ही ऑप्शन है इसके, और भी ऑप्शन दे रखे हैं आगे। तो पहला ऑप्शन है कि DC आपूर्ति प्रदान करता है। पहला ऑप्शन क्या है, ये इसको L1 C1 से L जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है कि DC आपूर्ति प्रदान करता है, और दूसरा क्या है हमारा कि सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में से कोई एक आंसर रहने वाला है, तो क्या आप बता दोगे, बोलो हाँ बता दोगे ना। तो बेटा ठीक है, तो इन दोनों में से एक आंसर रहने वाला है, बताओ बेटा कौन सा रहने वाला है, तो बताओ फटाफट से। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि बेटा हम जो LC के माध्यम से, वो C1 के माध्यम से L2 को जोड़ने का उद्देश्य यही है कि सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, ठीक है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव की तरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 5 में, दो इसके ऑप्शन थे तो ये गलत थे। प्रश्न है 5 में, आपको दिखाई दे रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है, किस प्रकार से फंक्शन है। देखो बैटरी इधर भी लगी है, बैटरी इधर भी लगी है, तो किस प्रकार से दर्शाया गया है, इसके ऑप्शन देखती हैं। पहला है स्विचिंग, दूसरा है दोलन, तीसरा है मॉड्यूलेशन और चौथा है प्रबंधन। तो कौन सा रहने वाला है बेटा, तो ट्रांजिस्टर भी बेटा एक स्विच की तरह काम करता है, ये बेटा डेफिनेटली बात को गांठ बांध लो। जितने भी हमारे ट्रांजिस्टर होती हैं वो हमारे एक स्विच की तरह ही काम करती हैं। तो अपन बोल सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, स्विचिंग। आगे बढ़ते हैं बेटा, छठवां प्रश्न है कि कौन सा दोलक उच्च सटीक स्तर आवृत्ति प्रदान करता है। ऐसा कौन सा ऑसिलेटर है, सिलिकॉन दौलत, सॉरी, कौन सा दौलत उच्च सटीक स्तर आवृत्ति प्रदान करता है, मतलब दोलन उच्च सटीक तरह से आवृत्ति प्रदान करता है। ये आवृत्ति के बारे में पूछ रहा है, दोलन किस प्रकार से एकदम शुद्ध प्रकार से क्या करता है भाई, आवृत्ति प्रदान करता है। तो किस प्रकार से करता है वो ऑप्शन दे रखे हैं, हार्टेल ऑसिलेटर, कोलपिट्स ऑसिलेटर, तीसरा है क्वाड्रेटिज क्रिस्टल ऑसिलेटर, चौथा है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो कौन सा रहने वाला है बेटा, छठे में आंसर हमारा रह जाएगा पहला, हार्टेल ऑसिलेटर, आंसर ए। तो ठीक है ना। तो दोलन में जो सटीक तरह से जो आवृत्ति प्रदान करता है वो कौन सा करता है, हार्टेल ऑसिलेटर
के माध्यम से इसमें क्या होती है, आवर्ती का प्रदान सटीक तरह से होता है। आगे बढ़ती हैं, प्रश्न है हमारा 7वां। बेटा मैं बार बार बोलता हूं कि आप प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। जब तक आप प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं पढ़ोगे तो आप राइट आंसर कैसे दे सकते हो बेटा। अपने आप में वो भी मत समझ लो ज़्यादा, ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं कि अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझना, तो वो भी नहीं समझना है। तो प्रश्न को पढ़ना है बेटा सही तरीके से, उसके बाद जवाब देना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है भाई, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। और पूछा क्या है भाई, आधार में, किसमें, आधार में। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, हल्के से डॉप किया हुआ और बहुत पतला। हल्के से ड्रॉप करेंगे उसको पतला, पहला ऑप्शन। भारी और बहुत पतला, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है हल्के से डॉप किया हुआ और बहुत बड़ा। चौथा ऑप्शन है भारी और बहुत बड़ा। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है बेटा, कमेंट करेंगे जल्दी से फटाफट। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा पहला। कौन सा, पहला, हल्के से डॉप करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बहुत पतला कर देंगे उसको। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हमारा 8वां। कौन सा मल्टी वाइब्रेटर, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावाद पल्स वेव प्रदान करता है। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है भाई, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न। तो ऑप्शन है हमारा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, पहला ऑप्शन। दूसरा है बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और तीसरा ऑप्शन है वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, और चौथा है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो चारों ऑप्शन में से बेटा कौन सा रहने वाला है, कमेंट करेंगे बेटा कौन सा रहने वाला है प्रश्न में आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ए, कि स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है, जो वेव पैदा करता है, पल्स वेव पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ 9वां प्रश्न। दोलन में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। एक ये कह रहा है कि दोलन है आपका, ऑसिलेटर है आपका, तो उसमें एक हम फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है। आपको जी, आपको चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा ना, किस प्रकार से इसके अंदर ऑसिलेटर प्रयोग होता है, क्यों किया जाता है। इसी प्रकार से इसके ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कि शोर विरूपण को रद्द करने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि 60 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, और चौथा है दूसरे हार्मोन्स विरूपण को रद्द करने के लिए। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी। क्या करता है ये कि सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्टिंग के लिए क्या करते हैं भाई, इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्न है हमारा 10वां। ये कह रहा है कि बिंदु संपर्क, प्रश्न को ढंग से पढ़ना, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्रण धातु जैक्सनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है। मतलब कितना अच्छा प्रश्न है, आप इसको गौर से देखो और पढ़ो ध्यान से, है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, वो पहला ऑप्शन क्या है, प्रेरक तत्व इंडक्टर, और दूसरा है प्रतिरोध रेजिस्टेंस, तीसरा संदर्भ कैपेसिटर, और चौथा है ट्रांजिस्टर। तो चारों में ऑप्शन में कौन सा रहने वाला बेटा, राइट आंसर बताएंगे आप कमेंट करके बेटा। तो महाराज जी सारी चीज निर्माण के लिए, इनको करने के लिए एक ही मात्र इंगित करता है क्या, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूज और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग किससे करती हैं, ट्रांजिस्टर से करती हैं बेटा। देखो बेटा कितने काम कर रहा है बेटा। प्रश्न में भी दे रखे होते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, तो ट्रांजिस्टर के बारे में दे रखा है किस प्रकार से, तो वो भी आप समझ जाओ। तो आगे बढ़ती हैं,
प्रश्न है हमारा कि ट्रांजिस्टर में B2 से B1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑफ टाइम क्या है? कुल टर्न ऑफ टाइम क्या है? प्रश्न ये कह रहा है भाई B2 से B1 तक करने में परिवर्तन। ये तो समझ में आ गया प्रश्न। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। चित्र समझ में आ गया आपका? चित्र कह रहा है B1 से B2 तक, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है टर्न TR TS, TR TD, TD प्लस TR और TR प्लस TD प्लस TS। तो चारों ऑप्शन रहने वाले हैं बेटा। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी बेटा, TD प्लस TR। ओके। तो बेटा प्रश्न को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आंसर सटीक तरीके से नहीं दे सकते भाई। हम आपकी गारंटी ले रहे हैं, तो इसी गारंटी ले रहे हैं कि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, पीडीएफ को पूरी ढंग से पढ़ें। जब तक आप मन लगा के नहीं पढ़ोगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे एक छोटा सा सवाल है, आप कोई मूवी देखते हो तो उसका पूरा सीन आपको कैसे याद रहता है यार? समझ में नहीं आता है। और जो चीज़ हम लोग काम की चीज़ है जिसको आप याद नहीं करते। बच्चे कमेंट करते हैं सर याद नहीं होता है। भाई तुझे फिल्म कैसे याद हो जाती है? भाई फिल्म इसलिए याद होती है कि आप खाना भूल जाते हो। वहां पर पूरा फोकस आपने कहाँ लगा दिया? पूरा तन मन धन जितना भी था सारा एक जगह इकट्ठा कर दिया आपने। अगर इसी प्रकार से आप पूरा फोकस तन मन इसी पे लगा दोगे ना, तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, जिस तरह फिल्म याद होती है ना दिमाग के अंदर, उस तरह ये किताब याद हो जाएगी जो तुम्हारी लाइफ बदल देगी, पर फिल्म लाइफ नहीं बदलेगी। ध्यान रखना बेटा इस चीज का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र, जो कलेक्टर क्षेत्र होता है ट्रांजिस्टर के अंदर क्षेत्र, भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? ये कह रहा है जो उत्सर्जक क्षेत्र उससे उस कलेक्टर को बड़ा क्यों बनाया जाता है? तो बड़ा बनाने का कोई ना कोई कारण होगा। प्रश्न समझ में आ गया? अब ऑप्शन देखेंगे। इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, ठीक है आंसर पहला ऐसा लग रहा है जी आंसर हो सकता है पढ़ने से। तो दूसरा है कलेक्टर टर्मिनल से लिया गया निर्गत है, ये तो थोड़ा सा मुझे लग नहीं रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि बेस कलेक्टर क्षेत्र रिवर्स बायस्ड पे है, ये भी नहीं लग रहा है मुझे। तो कलेक्टर क्षेत्र हमेशा उच्च वोल्टेज के साथ काम करता है, देखो हो सकता है काम कर सकता है। तो चारों ऑप्शन आपके नजर आ रहे हैं, तो राइट आंसर कौन सा है बेटा? कमेंट करेंगे हमारा। तो हमारा राइट आंसर जो मैं कह रहा था कि ये लग सकता है, तो वही है राइट आंसर ए हमारा। इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। राइट आंसर क्या है हमारा? ए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 13वां, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है? अब ट्रांजिस्टर के बारे में इतनी सारी बातें होंगी प्रश्न के माध्यम से। आप पूछ रहे हैं लास्ट में इसका काम क्या है, ठीक है ना। यदि एमीटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्रगामी अवनित्य है, अग्र का मतलब होता है अग्रगामी, ठीक है, और पक्ष का मतलब होता है पक्षगामी। समझ में आ गया? तो ये अग्रगामी पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है एक एम्पलीफायर के रूप में काम करता है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होगा? एक एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। तुझे तो लग नहीं रहा है कि एम्पलीफायर काम करता है। दूसरा है एक दोलन के रूप में क्या करता है? नहीं कर सकता, वैसे गलत। तीसरा एक खुले सर्किट के रूप, एक खुले सर्किट कैसे कह सकते हैं? ऑप्शन भी देखो बेटा कि एक खुले सर्किट के रूप में कार्य कर सकता है, खुला सर्किट तो कर ही नहीं सकता। तो चौथा ऑप्शन बचता है एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। वेरी गुड, राइट आंसर डी आंसर। बेटा मैंने पहले ही बताया था ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक स्विचिंग का भी काम करता है। तो स्विचिंग का काम आ गया, एक बंद स्विच के रूप में भी कार्य कर सकता है बेटा। ये भी आपकी डबल प्रश्न आ गया। और प्रश्न किस प्रकार से घुमाया ये भी देख लो आप, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है। तो बेटा जब तक प्रश्न मतलब इतने कठिन नहीं देता एग्जामर जैसे आप सोच रहे हैं, प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ना पड़ता है। जब तक आप प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं पकड़ोगे तो इसका आंसर बेटा नहीं दे सकते आप, डेफिनेटली आप नहीं दे सकते। तो बेटा थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। और आपको हम जो सीरीज करा रहे हैं, आपकी सीरीज करा रहे हैं 500 क्वेश्चन की, तो बेटा यूँ नहीं करा रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करो। हम चाहते हैं कि आप मेहनत करके आगे बढ़ें, ठीक है ना, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो परीक्षा देने में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 14वां,
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट की सिंगल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? मतलब बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन सर्किट बिना इनपुट की सिंगल तरंग का पल्सन का उत्पादन करता है? वो किसके? इलेक्ट्रिक सर्किट बिना इनपुट के। प्रश्न समझ में आ गया? अब ऑप्शन है डिटेक्टर, एम्पलीफायर, दोलक, मॉड्यूलेटर। तो कौन सा रहने वाला है बेटा? चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताएं कमेंट करके। 14 में हमारा राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? हमारा 14 में हमारा रहेगा दोलन। क्या करता है? ये बिना इनपुट की तरंगों का पल्सन उत्पादन करता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा? सी। क्या राइट आंसर सही बताया मैंने? मुझे कमेंट करो सी रहने वाला आंसर, ठीक है ना? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी। आगे बढ़ती हैं। दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? मोस्ट प्रश्न भाई ये पूछ रहा है कि तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है। तो सर्किट देखना है इसमें से। फिल्टर के साथ दृष्टकारी सर्किट, दूसरा है वोल्टेज गुणक, तीसरा है सकारात्मक फीडबैक, तीसरा है नकारात्मक फीडबैक, चौथा है जी सकारात्मक, तीसरा है नकारात्मक। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला बेटा? कमेंट करेंगे 15 में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक के ही कारण क्या होता है? ये तरंगों को बनाए रखने के लिए सकारात्मक फीडबैक सर्किट की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। किस उपकरण में बहुत अधिक, प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रेखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रॉन क्षमता है? तो इन चारों में से कोई ना कोई एक प्रश्न रहने वाला है। ये पूछ रहा है कि किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत करता है, ठीक है ना, कम निर्गत शोर करता है और अच्छा रेखिकता करता है, कम अंतर इलेक्ट्रॉन क्षमता करता है। तो बेटा 4 ऑप्शन रहने वाला है, इसमें से कमेंट करके बताना है आपको कौन सा रहने वाला है। पहला है एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दूसरा ऑप्शन है बेटा पीएन ट्रांजिस्टर, तीसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, चौथा है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बेटा चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है ना? तो कौन सा रहने वाला है राइट आंसर? 1 मिनट फोन आ रहा है। तो हमारा 16 में क्या रहने वाला है राइट आंसर? हमारा बेटा रह जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं बेटा? एफ ई टी। एफ ई टी, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है? समझ में आ गया? इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती कि एपीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको सटीक तरीके से जवाब देना है। क्या? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे बढ़ती हैं। 17वां प्रश्न है एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? जी क्या कह रहा है? जो एम्पली सर्किट होती है उसमें नकारात्मक फीडबैक की क्यों आवश्यकता है? नकारात्मक की फीडबैक क्यों आवश्यकता है भाई? तो पहला ऑप्शन है विकृत को कम करने के लिए, और दूसरा ऑप्शन है प्रबंधन कारक को बढ़ाने के लिए, और तीसरा है आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए, और चौथा है हमारा आउटपुट धारा लाभ में वृद्धि करने के लिए। तो बेटा हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाए? सटीक तरीके से आप जवाब दोगे, कमेंट करेंगे बेटा कौन सा रहने वाला है फटाफट से। हाँ बोलो।
तो कौन सा राइट आंसर रहने वाला है 17 में बेटा? कमेंट करेंगे बेटा कौन सा रहने वाला है हमारा राइट आंसर। ए के विकृत को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता होती है। और किसको कम करने के लिए? विकृत को कम करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए बेटा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा 18वां प्रश्न। एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? भाई एम्पलीफायर फिर से आ गया, ये एम्पलीफायर आती जा रहे हैं, तो बेटा ध्यान से देखना है, इनमें से प्रश्न पूछता है, आपको डेफिनेटली पूछेगा, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो किस प्रकार से वो देखेंगे एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। पहला ऑप्शन है पुश पुल एम्पलीफायर, दूसरा ऑप्शन है कॉमन बेस एम्पलीफायर, तीसरा है एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर, चौथा है आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? देखो ट्रांजिस्टर लगाया इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर एमीटर भी लगाया हमारा, एमीटर इसकी पिन है, और जो हमारा धारा को किस प्रकार से इंगुल करता है, इसकी तरफ निकाल रहा है धारा को, ठीक है ना। तो हमको एमीटर से भी जो धारा जा रही है आ रही है उस प्रकार से आपको ऑप्शन भी देना है, ऑप्शन देखना है, राइट आंसर देखना है। तो कौन सा रहने वाला है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19-18 में डी। क्या है? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, राइट आंसर हमारा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कौन सा प्रतिरोधक एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है। भाई प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे आप कि कौन सा प्रतिरोध, मतलब कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ, वोल्टेज क्या लाभ निर्धारित करता है। मतलब ऐसा भी प्रतिरोध होता है भाई जो एम्पलीफायर एमीटर में वोल्टेज लाभ करता है। भाई वोल्टेज क्या करता है? लाभ निर्धारित करता है। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे कौन सा है? R1, R2, RL, RE। तो कौन सा है भाई इसमें देखेंगे अपन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है बेटा? RL, ठीक है। क्या रहने वाला है? RL हमारा क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। जैसे इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है कौन सा है, RL ये हो सकता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। बीसवां प्रश्न है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। भाई बहुत ही प्रश्न प्यारा है कि क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है। इसका मुख्य लाभ बताना है क्लास ए का, ठीक है। तो पहला है न्यूनतम विकृत, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम धारा लाभ, और तीसरा है अधिकतम वोल्टेज लाभ, और चौथा है शोर अनुपात हानि के लिए न्यूनतम सिंगल। तो 20 में हमारा राइट आंसर कौन सा है बेटा? कमेंट करेंगे बेटा। तुम्हारा राइट आंसर होगा कौन सा? ए लगा दूं? बिल्कुल राइट आंसर ए, न्यूनतम विकृत, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है 21वां, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। बेटा जी एम्पलीफायर है इनका थोड़ा ध्यान रखना, ये ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और डेफिनेटली पूछा जाएगा आपको इनमें से। मैं गारंटी के हिसाब से कह रहा हूं जितनी एम्पलीफायर प्रकार क्या है पूछा गया आपको 100% आएगा इसमें से। तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। तो एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है कॉमन बेस प्रवर्धन, दूसरा ऑप्शन है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, तीसरा है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, चौथा ऑप्शन है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? डी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो आज की जो पीडीएफ में हमने जो हमारे ट्रांजिस्टर से संबंधित प्रश्न थे उनको कवर किया। तो बेटा हमारी वीडियो को आप कहीं भी किसी भी कोने में से देखते हो तो बेटा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई हमारी तरफ से कोई वीडियो में कोई प्रश्न छूट गया हो या कोई ऐसी प्रश्न आंसर गलत लग गया हो तो कमेंट करें, सर इसका आंसर ये नहीं ये होगा। हम पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि बच्चों को पूरी तरह से सही जानकारी देना, सही तरीके से उनको बताना, ठीक है ना। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।